नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं आज अपने दर्शकों से मुखातिब हूँ एक ऐसे नौजवान के साथ चर्चा पर जिसने अपने पिता स्वर्गीय गोविंदराव गोमाजी मोडे से आर्थिक रूप से जूझते लोगों और ज़रूरतमंदों की सेवा की तालीम ली है, तो वहीं अपनी माँ के चरणों से जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थिति से जूझने की शक्ति पाई है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं साकार क्षेत्र में एक अलग ही मकाम रखने वाले युवा सहकार तज्ञ बोला जाओ तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पिताश्री से साकार की क सीखी है। मैं आपको बता दूं कि उनके पिता साकार क्षेत्र में एक प्रमाणिक लेखा परीक्षक के नाम से जाने और पहचाने जाते थे। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अक्सर एडवोकेट स्वप्निल मोंडे ये कहते हैं कि बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाइयों तक, मां दुआ है जो सदा साथ सदा साया फगन रहती है। माता पिता के संस्कारों से ओतप्रोत एडवोकेट स्वप्निल मोंडे अपने पिता की तरह शालीन वाणी, मृदु स्वभाव, सादगी भरा जीवन और आत्मत का भाव रखने वाले तरुण हैं। अभी हाल ही में उनकी संस्था श्री संत गजानन महाराज नागरिक पथ संस्था को विदर्भ की उत्कृष्ट संस्था के रूप में सम्मानित किया है, जिसका पुरस्कार उन्हें खासदार संजय राउत जी की मौजूदगी में राज्य के काबीना मंत्री सुनील बाबू केदार और नवभारत व नवराष्ट्र के प्रबंध संपादक निमिष माहेश्वरी की उपस्थिति में दिया गया है। तो एडवोकेट मोंडे जी, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि साकार क्षेत्र समाज के दबे कुचले और पीड़ितों में आर्थिक क्रांति बरपाने का कार्य करता है, तो क्या अभी कोरोना महामारी से जो देश में अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उसको पटरी में लाने के लिए साकार क्षेत्र कारगर हो सकता है? सबसे पहले मैं लोकमंच वक्ता इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अपने विचार यहाँ रखने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सहकार क्षेत्र, आज आर्थिक क्षेत्र में सहकार क्षेत्र इस तरीके की भूमिका निभा रहा है कि एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है। आज सहकार क्षेत्र से जुड़े हुए सभी सर्वसामान्य जो लोग हैं वो सहकार के बदौलत आज बड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में अभी मुझे लगभग 15 साल के ऊपर कार्यकाल हो गया, मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री गोविंदराव जी मोंडे, इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। 25 साल पहले उन्होंने हमारे घर में इस संस्था की स्थापना की थी। वो खुद लेखा परीक्षक कार्यालय में लेखा परीक्षक करके निवृत्त हुए और सहकार क्षेत्र से ही वो हमेशा जुड़े रहे। तो इन 25 सालों में मैंने जितने चढ़ उतार जो देखे हैं, उसमें एक बात तो पक्की है कि जो सर्वसामान्य जो सभासद है, जो जनता है, उसको सहकार क्षेत्र ही सही ढंग से मदद कर सकती है। गवर्नमेंट या शासन कितनी भी योजनाएं लाए, लेकिन एक समाज के निचले हिस्से तक जाने का कार्य सिर्फ ये हमारी पता संस्था ही कर सकती है।
एक आपसी संबंध सभी सभासदों से, सभी ग्राहकों से संस्था का रहता है। ये सब बातें हम जो नेशनलाइज और कमर्शियल बैंक्स है उनमें ये नहीं देखते। ये पूरे कोरोना के काल में हमारी संस्था के जितने भी एजेंट थे, जितने भी कर्मचारी वर्ग थे, इन्होंने लोगों के घर घर में जाके अपनी सुविधाएं पहुंचाई है। यानी जिस वक्त एक आदमी दूसरे आदमी को डर रहा था, उस वक्त हमारी संस्था के सारे कर्मचारी और अभिकर्तागण लोगों के घर तक गए, लोगों को हॉस्पिटल तक जाकर पैसे पहुंचाए। यानी लोगों ने जो विश्वास अभी तक संस्था के ऊपर दिखाया, उसके ऊपर पूरे खरे ठहरे हैं। जो भी अभी जो परिस्थिति आई थी, पिछले ये जो 15-20 महीने से जो परिस्थिति थी कोरोना की, वो काल में बहुत से लोगों के व्यवसाय बंद हुए, कुछ लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पीछे भी हम लोग खड़े रहे। कुछ लोगों को इस काल में पैसे की ज़रूरत थी, जो ऐसे भी कुछ हमारे ग्राहक थे जिनके ऊपर पहले से कर्जा था, लेकिन इस परिस्थिति में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई, तो उस वक्त भी हमने उनको सहकार्य किया, क्योंकि हमको ये पता था कि ये हमारे नियमित ग्राहक है, लेकिन आज ये ऐसी परिस्थिति आई, इसलिए इनके ऊपर ये ऐसी परिस्थिति आई है, और आगे चल के हम लोगों के वो पैसे पूरे गारंटी से वापस करने वाले, इसलिए हमने उनको अच्छे से साथ दिया। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपको संस्था को एक विदर्भ की उत्कृष्ट संस्था के रूप में सम्मानित किया गया है, तो इसके क्या ऐसा क्या बात है, यानी संस्था की कैसी कौन सी उपलब्धि थी जिसके कारण यानी सरकार के कुछ नुमाइंदों ने आपको ये इस पुरस्कार से नवाजा है? हमारी संस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो लगभग 25 साल पहले हमारे घर में ही हमारे पिताजी ने और उनके कुछ सहकारियों ने मिलके किया था। तब सम्माननीय हमारे नितिन जी गडकरी साहब पालक मंत्री थे, उन्होंने हमारे संस्था की नींव रखी थी उस वक्त और उद्घाटन किया था। और पिछले 25 सालों में लगभग आज हमारी संस्था 50,000 के ऊपर लोगों से और परिवारों से जुड़ी हुई है। लगभग 150 करोड़ के ऊपर संस्था के आज डिपॉजिट है। उसके बाद संस्था ने आज लगभग 90 करोड़ के ऊपर कर्ज का वितरण किया है। संस्था की विविध जो योजनाएं हैं, डिपॉजिट योजनाएं, कर्ज योजनाएं, उसके अलावा संस्था अपने सर्वसामान्य सभासदों के लिए घरकुल योजना भी करती है। घरकुल योजना के अंदर नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे हम लोग अपने सभासदों को घरें प्रोवाइड करते, घर बना के देते हैं। आज संस्था की 3 प्रकल्प आज एकदम सक्सेसफुली पूरी हो गए हैं और चौथे की तैयारी अब हम लोग कर रहे हैं। यही जो 25 सालों में जो कुछ भी संस्था ने जो उपलब्धि पाई है, इस वजह से मुझे लगता है कि आज ये पुरस्कार के लिए हमारे संस्था की निवड़ हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अभी सहकार मंत्रालय का गठन किया है, तो क्या इससे राज्य के सहकारी आंदोलन को कुछ मदद मिल सकती है, लाभ मिल सकता है? निश्चित तौर पे उसका लाभ मिलेगा। आज हमने ये बात सोचनी चाहिए कि आज तक सहकार विभाग जो था वो कृषि क्षेत्र से निगडित था। सहकार का ये अलग से मंत्रालय बनाना, यानी ये चीज़ सहकार इस विषय को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है सरकार, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि सहकार ये एक साधारण विषय नहीं है। समाज के आखिरी हिस्से तक सिर्फ सहकार ही पहुंच सकता है, ये शासन के ध्यान में है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह, इतने बड़े मंत्री, आज इस क्षेत्र, ये सहकार जो उनको जो ये खाता मिला है उसके वो मंत्री है। हमारे नितिन जी गडकरी आज देश के टॉप 5 मंत्रियों में है। उनका भी सहकार क्षेत्र से बहुत लगाव है, उनको भी सहकार क्षेत्र का जितना अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि अपने देश में इतना अनुभव किसी नेता को होगा, इसलिए उनका भी हमेशा ध्यान रहेगा। इसलिए हमने ये बात सोचनी चाहिए कि निश्चित तौर पे इसका सहकार क्षेत्र को बहुत आगे चल के उसका फ़ायदा ही होगा। अच्छा, ये बताइए मुझे
कि सहकार क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसा कौन सा सुधार आना चाहिए जिसकी आपके ख्याल में एक अपेक्षा है, आपको आपके विचारों में बताइए। सहकार क्षेत्र में हम लोग जब काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शासन स्तर पे हमारी संस्था अलग अलग खातों से, जिसको हम हमें उन खातों से हमेशा कुछ ना कुछ रिलेटेड काम रहता है। जैसे एक आज सहकारी संस्था चला रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट से लेके, नगर भूमापन विभाग से लेके, इनकम टैक्स से लेके, जितने भी अलग अलग प्रकार के जो कुछ भी खाते हैं, उनसे हमेशा हमको कुछ ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। उस तरीके से मदद हमें हमेशा मिलती है ऐसा नहीं है, हमें उसके लिए बहुत जूझना पड़ता है। उसके बाद ये सहकार और ये सहकारी संस्था है, इसके बारे में आगे वालों लोगों के दिमाग में जो कुछ भी एक शंका कुशंका का बहुत सारा वातावरण है, जो कुछ भी इतने सालों में अभी नागपुर शहर में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि लोगों का सहकारी संस्थाओं पर से विश्वास मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। इसका परिणाम हर एक संस्था पे होता है। आज इन चीज़ों के वजह से जितनी अच्छी काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां होती है। इसलिए एक विश्वास का वातावरण होने के लिए सरकार हमें किसी रूप से अनुदान या निधि कोई देती नहीं है। जो कुछ भी करना है एक संस्था को, वो अपने ओन फंड से करना है। जो कुछ भी प्रोविजंस करनी है, जो कुछ भी संस्था के खर्चे निकालने हैं, वो खुद संस्था को ही करने हैं। इसलिए एक सहकार्य की भावना हर एक डिपार्टमेंट ने अगर हम संस्थाओं के साथ अच्छे से निभाई, तो संस्था अच्छे तरीके से चल सकती है, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, ये बताइए कि आप कला शाखा और विधि शाखा में एक स्नातक है, फिर आप कैसा सहकार क्षेत्र में आए हैं? क्योंकि अक्सर आपकी जुबां पे ये सुनने में आया है, आपकी जुबां से आपके फादर ने काफ़ी मेहनत की है, दिन रात कठोर परिश्रम करके एक संस्था एक बनाई थी, और आप अक्सर कहा करते हैं कि मुझको छाँव में रखा, खुद वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। तो आपको कैसा लगता है कि एक एडवोकेट होने के साथ साथ आप सहकार जगत में भी काम कर रहे हैं? अभी सहकार क्षेत्र से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। आज हमारे पिताजी ये सहकार क्षेत्र में ही नौकरी करते थे, और ये संस्था की नींव जो रची गई थी, मैं बहुत छोटा था तब से रची गई थी। इसलिए सहकार का जो मूल उद्देश्य है, ये मेरे से ज़्यादा कोई बता नहीं सकेगा, क्योंकि एक सर्वसामान्य आदमी के चेहरे पे जो हंसी हम लोग ला सकते हैं, वो किसी और चीज़ में नहीं है। किसी आदमी की अगर हम कुछ गरज पूरी कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और हमने ये जो संस्था चालू की, वो गजानन महाराज के नाम से चालू की है। आज गजानन महाराज का नाम पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में आज जहाँ कहाँ लिया जाता है। उस वजह से एक सामाजिक और एक धार्मिक विचारधारा एक लेके पूरे आगे जा रहे हैं हम लोग, कि किसी का भला होता हो तो अच्छी बात है। इसलिए हाँ, वो तो सुनने में आया, ये अक्सर चर्चा है, क्या ने आपके फादर वगैरह भी काफ़ी गजानन महाराज के भक्ति भाव में विभोर थे। मानो ऐसा कि उनकी उनकी जो रूह थी वो महाराज की भक्ति थी, और उनकी रूह ने उनके जिस्मानी वजूद को ऐसा घेर रखा था, मानो जैसे किसी जजीरों को समुद्र का पानी घेरता है। तो आप ये बताइए कि यानी जो आपके फादर के दस्तनाथ से जो सफ़र जो जारी है, जिसको आप चालू रखा है, इसमें कैसा लगता है आपको, क्या महसूस करते हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जो संस्था आगे बढ़ रही है और लोगों से जो कुछ भी रिस्पांस मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। आज नागपुर शहर में हम काम कर रहे हैं, तो एक सम्मानपूर्वक संस्था का नाम लिया जाता है। संस्था के नाम को आज हर जगह पे लिया जाता है। लोगों में एक पहचान ये संस्था की वजह से हमारी है। इसलिए ये सब जो चीज़ें हमें ये संस्था की वजह से मिली है, तो ये आगे चलनी चाहिए। और संस्था जितने ज़्यादा लोगों को, अपने सभासदों को सहकार्य कर सकेंगे या उनके काम में आएंगी, तो उतना अच्छा ही रहेंगे। अच्छा, संस्था के ऐसे कितने कार्यालय के ये शहर लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, किस स्तर पे संस्था कार्य करते हैं, ऐसे कितने कार्यालय है, और ऐसे कितने कर्मचारी, कितने लोग जुड़े इससे जिससे रोजगार पा रहे हैं? आज संस्था का जो कार्य क्षेत्र है, वो विभाग स्तर का है। यानी नागपुर और नागपुर से जुड़े हुए 6 विभाग, यानी 6 जिले,
ऐसे ये नागपुर विभाग संस्था का कार्यक्षेत्र है। संस्था की 3 शाखाएं और एक मुख्यालय है जो अपने खुद की जगह यानी संस्था की ओन जगह है, रेंट से वगैरह लिए नहीं है जगह, इन जगह पे कार्यरत है। इसके बाद आगे चल के संस्था का नए ब्रांचेस का भी विचार चल रहा है, क्योंकि विभाग स्तर पे संस्था है तो और किसी दूसरे ज़िले में संस्था जाने का सोच रही है। आप अपने घर में अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो और इतना बड़ा एक वटवृक्ष के माफिक एक एम्पायर खड़ा करके आपके कांधों पे जो आपके पिता गए हैं कि अब एक शायर है अब्बा ताबिश ने कहा है, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप और उसने मुझसे इतना कहा खुश रहा करो। तो बाप के जाने के बाद, दुनिया से विसार जाने के बाद, ये संस्था चलाते हुए आपको कैसा लगता है? हर जगह पे उनकी याद आती है। जब कभी भी कुछ निर्णय हम लोग लेते हैं तो उनका क्या दृष्टिकोण उस वक्त रहा रहता, ये सब चीज़ें सब नज़र में आती है। शुरुआत से ही थोड़ा मेरा स्वभाव उनसे थोड़ा अलग था। वो बहुत शांत मिजाज के और सबसे ये कर रहे थे। तो हर जगह पे जब अभी वो जाने के बाद जब कभी ऐसी सिचुएशन आई तो 2 मिनट के लिए ऐसा सोचते हैं कि आज वो रहते तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया रहता ऐसी सिचुएशन पे। तो उनकी कमी जो है वो तो ज़िंदगी भर अभी रहेंगी। साकार क्षेत्र के साथ स्वर्गीय गोविंदराव जी मोंडे शिक्षा जगत में भी अपना एक अलग ही मकाम रखते थे और उनके जाने के बाद अक्सर आपके कंठक से ये पंक्तियाँ उजागर होती है और ये सुना गया है, हाँ मैं खुश था उस बचपन में जब आपके कंधों पर बैठा था, मगर बहुत रोया था जब मेरे कंधे पर आप थे, क्योंकि यूं तो दुनिया के सारे गम मैं हंस के ढो लेता हूँ, पर जब भी आपकी याद आती है मैं अक्सर रो देता हूँ। तो मोड़े साहब, अब ये सवाल आखिरी मैं कर रहा हूँ कि अक्सर सहकारी पद संस्था है, डूबती भी है, क्या आपको इतना बड़ा एक कांधे पे आपका भार है, आपको कुछ डर नहीं लगता है ये डूबती क्यों? ये डूबने की अलग अलग कारण बहुत सारे रहते हैं उसके। एक तो संस्था जो व्यक्ति के हाथ में है उसकी नीयत साफ रहनी चाहिए। संस्था में आने वाला पैसा ये अपने पिता का पैसा नहीं है, तो वो जनता का पैसा है। इसकी हमेशा उसने क्या बोलते हैं उसे दिमाग में रखना चाहिए, वो जो कोई भी संस्था चला रहा है। और ये लोगों का है और लोगों को ही अपने को वापस करना है, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। बहुत से लोगों ने मिसमैनेजमेंट की वजह से आज बहुत सी बैंक और संस्थाएं अड़चन में आई। इस वजह से थोड़ा सहकार क्षेत्र के ऊपर लोगों को देखने का नज़रिया भी बदल गया है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। इस वजह से बहुत लोगों का नुकसान भी होता है, गरीब लोगों का नुकसान होता है। इससे सहकार क्षेत्र निश्चित ही बहुत लोगों की नज़र में उतर जाता है, ये ऐसी कुछ घटनाएं हुई तो। लेकिन सहकार क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है किसी भी संचालक से या फिर किसी भी संस्था से या उसके कर्मचारी वर्ग से। एक संचालक और एक जो संस्था चलाने वाला आदमी रहता है वो अपने गुडविल पे संस्था खड़ी करता है। आज वो लोग वो आदमी को देखते हैं, समाज में उसका रुतबा देखते हैं, उसको देखकर लोग अपने डिपॉजिट वो संस्था में रखते हैं। इसलिए वो सब चीज़ों का वो संस्था के संचालक ने एक जिम्मेदारी अपने दिमाग में प्रामाणिकता रखनी चाहिए कि नहीं, अपने को लोगों से बुरा नहीं करना है, लोगों का विश्वासघात नहीं करना है। चलो, बस आजकल में कुछ दिनों बाद एक पर्व आ रहा है जो जिसका ये थीम है, उसका वो अर्थ ही है कि अंधकार को मिटाकर उजाले की रोशनी देना, अंधकार चलो अंधकार से उजाले की ओर। तो आप इस मौके पर अपने हित चिंतकों को, अपने चाहने वालों को, अपने कर्मचारियों को, अपने दोस्त अहबाब को क्या संदेश देना चाहते? आने वाली 2-3 दिन बाद अभी दिवाली आने वाली है। इस दिवाली की मैं हमारे सभी सभासद, ग्राहक, डिपॉजिटर्स, कर्मचारी और अभिकर्ताओं को और सभी हितचिंतकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस दिवाली में ये जो पिछले 1.5-2 साल जो गए, जो कुछ भी अच्छे बुरे दिन लोगों को दिखने पड़े, उसको सब भुला के एक नए तरीके से सब लोगों ने आने वाली दिवाली अभी मनानी चाहिए और सबके जीवन में एक उजाला ये दिवाली लेकर आए, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट स्वप्निल गोविंदराव जी मोडे, जिनका ये साफ कहना है कि अगर से सरकार सूद लेती है सहकारी पद संस्थाओं के हित में, तो वाकई में सहकारी पद संस्थाएं देश की आर्थिक तरक्की में शाना बशाना होकर कार्य कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट स्वप्निल मोंडे जी के पिताश्री स्वर्गीय गोविंदराव जी मोडे एक दूरदृष्टि के व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने अपने नूरे नज़र को, अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए उम्र के 18 वर्ष से ही सहकार क्षेत्र में पदार्पण कर दिया था और आज वो इसका भार बखूबी निभा रहे हैं। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा इस उद्घोष के साथ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सहकार।